तो आई वेलकम यू ऑल टू द रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कौन करता है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका काम क्या है? वो एक ड्राफ्ट बनाता है, फिर उसको पब्लिक के कमेंट्स के लिए एक्सपोज करता है, फिर वो ड्राफ्ट को अप्रूव किया जाता है, फिर इसको अकाउंट ये जैसे ही अप्रूव हो जाता है ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नफरा को भेजता है। नफरा उसे नोटिफाई कर देता है या तो इंड एस के फॉर्म में या एएस के फॉर्म में। ठीक है, एएस किस पे लगता है? कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर। इंड एस सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज पे लगते हैं। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? यस और नो? ये पीडीएफ आपके सामने खुल गई कि नहीं? ओके, नाउ सर, इंड एस के पहले क्या होते थे? सिर्फ और सिर्फ एएस होते थे, सबको एएस फॉलो करने होते थे। सर इमरजेंस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, 2 मिनट में मैं कहानी समाप्त कर देता हूँ। सर 1970 में ये जो यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, नेदरलैंड्स, इन सबको पता क्या लगा? इनको लगा कि एक कॉमन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इस कॉमन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लैंग्वेज के लिए आईएएससी का गठन किया, ये एक कमेटी बनाई। इस आईएएससी का मतलब था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, जिसने क्या किया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना स्टार्ट किए। 1 2 3 ऐसे करते करते 41 तक इन्होंने इशू कर दिए। ठीक है, बट ये दोस्तों क्या थे? रेकमेंडेडरी इन नेचर। कंपलसरी थे क्या? नहीं, रेकमेंडेड थे। तो फिर क्या हुआ? जब दुनिया में ये सब चल रहा था तो हम कैसे पीछे रह जाते? 1977 में हमारे भैया भगवान ने, आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। उसका काम था एएस इशू करना, वो भी रिकमेंडेड इन नेचर थे। ये बात समझ में आई? समझ रहे हो? ये दुनिया में चल रहा था, ये अपने यहाँ चल रहा था पैरेलली। पक्का? ओके सर, फिर क्या हुआ? 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता। वो सब अपने को पता है, कोर्स में नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर 1983 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, आईओएसको, ये पता क्या है? ये एक कमीशन है, ये एक जैसे अपने यहाँ इंडिया में सेबी है ना, सेबी, सेबी समझते हो ना? इंडिया में सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने के लिए, ऐसे वर्ल्ड लेवल पे ये है आईओएसको, जस्ट लाइक सेबी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने बोला, जिसमें इंडिया भी मेंबर है, हेलो, इंडिया मेंबर है इसका, आपको मालूम है कि नहीं? इंडिया मेंबर है। इनका एक गोल था, पता क्या? मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंडेटरी रिपोर्टिंग अगर करनी है तो देयर हैज टू बी कॉमन रिपोर्टिंग लैंग्वेज। लेकिन कॉमन रिपोर्टिंग लैंग्वेज इससे पहले थी कि नहीं थी? थी, बट रेकमेंडेड थी। रेकमेंडेड थी, यस और नो? तो सर उसको फिर इन्होंने थोड़ा सा अपना प्रभाव यूज किया और इस आईएएससी को बोला कि भैया ये स्टैंडर्ड्स ना मैंडेटरी करो। मैंडेटरी करने के लिए इन 2000, साल 2000 में आईएएसबी फॉर्म हुआ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म हुआ, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी खत्म हो गई। बट उसके दिए हुए स्टैंडर्ड आज भी हैं, मतलब आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज भी हैं। और ये जो आईएएस भी नई वाली कमेटी बनी ना, इसने भी नए स्टैंडर्ड्स देना चालू करे आईएफआरएस के नाम पे। आईएफआरएस 1 2 3, अभी 17 आईएफआरएस आ गए। ठीक है, अच्छा, इट एडॉप्टेड आईएएस ऑल्सो, मतलब अब दो तरीके के इंटरनेशनल में, इंटरनेशनली दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। एक चल रहा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक चल रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब आईएफआरएस और आईएएस। अच्छा, आईएएस कितने हैं? 41, और ये कितने हैं आईएफआरएस? 17। ध्यान से समझना, तो कुछ इस तरीके से गिनती हुई, आईएएस 1 से लेके 41, आईएफआरएस 1 से लेके 17। ये बेटा आपके वो जो शुरुआत के 2 यूनिट है ना, ये पूरा वो रिवीजन में करा रहा हूं। तो दो तरीके के स्टैंडर्ड थे जब इन्होंने, अच्छा, जब ये आईएएस भी आई ना, तो इसने ना अपने आईएफआरएस और जो आईएएस थे उनको मैंडेटरी कर दिया। क्या कर दिया? मैंडेटरी करने को बोला। तो फिर जब उन्होंने मैंडेटरी करने को बोला, तो सर 2000 में ऑल यूरोपियन पार्लियामेंट्स और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने आईएफआरएस को अडॉप्ट किया, और 2005 तक सभी यूरोपियन कंट्रीज ने आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिया। आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, इधर पे सन 2000 में अकाउंटिंग, सॉरी, सन 2000 में जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने
जब अपने स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी करने के लिए बोले तो यूरोपियन कंट्रीज ने कितना टाइम लगाया? 2000 से लेकर 2005 तक में सारी यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी डेवलप्ड नेशन उन्होंने आईएफआरएस को अडॉप्ट कर लिया और उसे फॉलो करने लगे मैंडेटरी। अब 2006 में ऑस्ट्रेलिया में G20 समिट हुई। मनमोहन सिंह जी वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। उन्होंने कमिट कर दिया, इंडिया कमिटेड दैट वी विल अडॉप्ट आईएफआरएस बट बाय कन्वर्जेंस। मतलब हम एज इट इज अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और उसके हिसाब से अपन अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये किसने कमिट कर दिया? इंडिया ने। कब किया? 2006 में। और 2006 में एक कंपनीज अकाउंटिंग रूल्स 2006 करके लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से, इस रूल की वजह से सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे अभी तक मैंडेटरी थे, सॉरी रिकमेंडेटरी थे, वो अब मैंडेटरी हो गए। और फिर इसी की तर्ज में 2006 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मैंडेटरी कर दिए, तो और इंडियस को अप्लाई करने की, इंडियस बनाने की तैयारी चालू हो गई। और 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 भी अडॉप्ट करवा दिए और इंडियस अलाउ कर दिए, इंडियस अप्लाई कर दिए और सारी कंपनीज को इंडियस फॉलो करने के लिए भी बोल दिया। अब हमारे इंडिया में भी दो तरीके के स्टैंडर्ड हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियस। सर, एक होता है कन्वर्जेंस और एक होता है एडॉप्शन। कन्वर्जेंस का मतलब हमने थोड़ा बहुत चेंज वेंज कर दिया, एडॉप्शन का मतलब एज इट इज हमने अडॉप्ट कर लिया। समझ में आई बात? तो हमने जो इंडियस बनाए, क्या वो आईएफआरएस जैसे बनाए थे? आंसर इज नो। हमने थोड़े बहुत चेंजेस करे थे। उस चेंजेस चेंजेस दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से? दो। एक होता है कार्विन, दूसरा होता है कार्व आउट। कार्विन का मतलब हमने कोई नया ऑप्शन डाल दिया, हमने कोई टर्मिनोलॉजी डिफरेंस कर दिया। अब जैसे आईएफआरएस आप देखोगे ना, तो वहां बैलेंस शीट नहीं है, वहां पे बोलते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पीओरएल नहीं बोलते उसको, तो बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। समझे? ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है। ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्विन्स। कार्व आउट मतलब फंडामेंटल डिफरेंस, वो कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं। वो ट्रीटमेंट 8 तरीके से दे रहे हैं, हम शायद एक ही तरीके का ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं। एम आई क्लियर? पक्का? ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमने इंडियस इंडियस बनाए तो आईएफआरएस की तर्ज पे ही थे, बनाए तो हमने आईएफआरएस की तर्ज पे थे। यस और नो? अब आईएफआरएस और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो बाहर वाले जो दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, वो थे क्या? आईएएस 1 से लेके 41 तक और आईएफआरएस 1 से लेके 17 तक। हमने इंडियस लगाते वक्त क्या दिमाग लगाया, देखना आपको मजा आ जाएगा। जितने आईएएस थे 1 से लेके 41 तक, उसको हमने नंबरिंग दी इंडियस 1 से लेके 41। और जितने आईएफआरएस थे 1 से 17, उसको हमने दिया इंडियस 101 से 117। देख लो कितना बेहतरीन हमने चीज, हमने दोनों को इंडियस बोल दिया। हमने क्या किया, आईएएस वालों को 1 से 41 तक कर दिया और जितने आईएफआरएस थे उनको 101 के मतलब 100 वाली कैटेगरी से चालू कर दी काउंट। एम आई क्लियर? ये नंबरिंग समझ में आई? ऐसा कुछ नहीं, लॉजिक कुछ नहीं है। अब उनको क्या करना था, उनको सेपरेट, मतलब उनको क्या था कि आईएफआरएस की तर्ज पे जो इंडियस है उनकी नंबरिंग उन्होंने ऐसे कर दी और जो आईएएस के बेसिस पे थे उनकी नंबरिंग 1 से 41, ताकि प्रॉब्लम ना है बस। अब ये मत समझना कि बीच बीच में सारे स्टैंडर्ड हैं। जैसे अब इंडियस 1 है, इंडियस 2 है, इंडियस 7 है, फिर इंडियस 8 है, इंडियस 10 है, इंडियस 12 है, बीच में कई सारे डिलीट हो चुके हैं। हाँ, मतलब हम तो समझ रहे थे 41 है, नहीं पूरे 41 नहीं। ठीक है, बट इसके बीच में 101 से लेके 117 तक सारे हैं, सारे हैं। मतलब 1 से लेके 17 तक सारे हैं। सर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस तीन तरीके से एप्लीकेबल हुआ। डिवीजन 1, शेड्यूल 3 बोलता है तीन तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जो अपन ने फाइनल अकाउंट्स में पढ़े थे। डिवीजन 1 जिसपे एएस लगते हैं, जिसपे लगता है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। डिवीजन 2 इंडियस लगते हैं, जिन पे लगता है कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। और डिवीजन 3 पे एनबीएफसी, जो कि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ये दोनों हम सीए फाइनल में पढ़ेंगे, ये हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। हाँ, इंडियस की एप्लीकेबिलिटी आपके मॉड्यूल में गिवन है, याद रखना। इंडियस दो बार एप्लीकेबल हुआ था, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में उन्होंने बोला था जितनी भी जिन भी कंपनी है 1 अप्रैल 2016 से जिन भी कंपनीज की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है उस पे इंडियस लग जाएगा।
तो कम ही कंपनीज थी। फिर फेज 2 में उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2017 से जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उन सब पे इंड एस लग जाएगा, प्लस जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है और नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो भी इंड एस लग जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं सारी लिस्टेड एंटिटीज पे क्या लगता है, इंड एस लगता है कि एएस लगता है? जल्दी बताओ, इंड एस लगेगा या एएस? इंड एस लगेगा। और अगर कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ऊपर है तो भी इंड एस लगेगा, अदरवाइज एएस लगेगा। सर बैंकिंग पर इंड एस नहीं लगते, एनबीएफसी पर इंड एस लगते हैं, उसके लिए अलग है, ये अपने को नहीं देखना है। बैंकिंग और इंश्योरेंस पे इंड एस नहीं लगते, ठीक है। लिस्टेड की डेफिनेशन अपने काम की नहीं है। नेटवर्थ की डेफिनेशन देख लो, देखना चाहो तो सेक्शन 2 क्लॉज 57 ऑफ योर कंपनीज एक्ट बताती है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्लस पीओरएल लेस फिक्टिशियस असेट्स या लॉसेस। बस अब आ जाते हैं अपन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। इंड एस की सारी एप्लीकेबिलिटी देख ली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आए, इंड एस कैसे आए, वो सब अपन ने देख लिया। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी पे। मुझे बताओ इससे पहले तक का सब कुछ क्लियर है? एक बार बस रीड करना है, सुबह सुबह देख के चले जाना। डन, आगे बढ़े, यस नो? चलो, तो सर सबसे पहली बात, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एंटिटी। दो टाइप की एंटिटी हैं जिसपे एएस लगता है, एक तो कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, और कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जिनपे एएस लगते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटी दो तरीके की होती है, एसएमई और नॉन एसएमई। नॉन एसएमई कौन होती है? जो एसएमई नहीं है। तो एसएमई कौन है? एसएमई के लिए कुछ क्राइटेरिया गिवन है। एसएमई कंपनी कौन सी होती है? जिसकी डेट इक्विटी ना तो लिस्टेड हो ना तो प्रोसेस इन लिस्टिंग हो, ठीक है। बैंक्स पर एएस लगते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर एएस लगते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे एएस लगते हैं। टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो, बोरोइंग 50 करोड़ से कम हो, और ना तो किसी सब्सिडी ना ही किसी कंपनी की होल्डिंग हो ना तो सब्सिडरी हो, समझे? ये क्या हो जाती है हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो कॉर्पोरेट एंटिटी दो तरीके की, एसएमई नॉन एसएमई। नॉन एसएमई कौन? जो एसएमई नहीं है। एसएमई कौन? जो डेट इक्विटी जिसकी कहीं पे भी सिक्योरिटी लिस्टेड ना हो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। टर्नओवर जिसका 250 करोड़ या उससे कम हो, बोरोइंग जिसकी 50 करोड़ या उससे कम हो, और ना ही किसी कंपनी की होल्डिंग हो सब्सिडरी हो, ठीक है। ये हो जाएगी कौन? ये कौन हो जाएगी? कॉर्पोरेट एंटिटी। फॉर ऑल कॉर्पोरेट एंटिटीज ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। सभी कॉर्पोरेट एंटिटीज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है बशर्ते उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम हो। लास्ट पॉइंट है इसमें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब जो कंपनी नहीं है, तो उसको एएस में मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए चार चीजें डिफाइन करके रखी है, लास्ट पार्ट है अपने रिवीजन का, ठीक है। एक तो लेवल 1 एंटिटी होगी, या लेवल 2 एंटिटी होगी, या लेवल 3 एंटिटी होगी, या लेवल 4 एंटिटी होगी। सर व्हाट इज लेवल 1 एंटिटी? जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड, सिक्योरिटीज आर लिस्टेड हो, सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, लेकिन कौन सी है? नॉन कॉर्पोरेट। याद रखना, नॉन कॉर्पोरेट, यहाँ कंफ्यूजन आएगी आपको कि यार आपने अभी तो बोला था कि कॉर्पोरेट में लिस्टेड हुई तो इंडेस लग जाएगा। मैं यहाँ बात किसकी कर रहा हूँ बेटा, नॉन कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट? जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तब बताओ। सर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट एन टाइप कर देने का, सिंपल, मैं समझ जाएगा। मेरे माथे पे पाकिस्तान नहीं लिखा है, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कौन सी होगी? जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड हो सकती है, वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। हाँ सर, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है, होल्डिंग सब्सिडरी हो किसी लेवल 1 एंटिटी की, तो भी उस पर सारे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस ये 5 क्राइटेरिया। पहला, लिस्टेड हो सिक्योरिटी। दूसरा, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो। तीसरा, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी हो। चौथा, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा हो, होल्डिंग सब्सिडरी लेवल 1 एंटिटी की भी हो, वो हो जाएगा ऑल एएस आर, उसमें सारे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहे हैं। डन? हाँ, यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी चल रही है
है ना। लेवल 2 की बात करूं तो 50 टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो बट 250 करोड़ से ज्यादा ना हो, बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा हो और 50 करोड़ से ज्यादा ना हो, या तो होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो लेवल 2 की। ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गए तो वो कौन सी एंटिटी हो जाएगी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लेवल 2। और इस पे कुछ एएस में फुल एग्जाम्पशन है, मतलब ये वाले एएस आपको फॉलो नहीं करने सर, कौन से, बड़े वाले, जैसे कि एएस 3 कैश फ्लो नहीं करना है, 17 सेगमेंट, 20 ईपीएस, 21, 23, 27 भी फॉलो नहीं करना है, और ना ही उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फॉलो करने, ठीक है। और पार्शियल एग्जाम्पशन है, पार्शियल एग्जाम्पशन किस एएस से है, 15, 19, 28 और 29। एम आई क्लियर। पार्शियल एग्जाम्पशन मतलब फॉलो करने बट पूरी तरीके से नहीं, बस इसमें ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाना। लेवल 3 अगेन 10 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा हो लेकिन 50 से ज्यादा ना हो, सर 50 से ज्यादा हो तो लेवल 2 हो जाएगी, सर 250 से ज्यादा हुआ तो लेवल 1 हो जाएगी। नॉन कॉर्पोरेट की बात चल रही है, अगेन मैं बोल रहा हूं, बोरोइंग 2 करोड़ से ज्यादा हो बट 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ कोई भी लेवल 3, इसमें भी सेम फुल एग्जाम्पशन और पार्शियल एग्जाम्पशन वही है स्टैंडर्ड्स का लेवल 3 के लिए। सर ऐसी एंटिटी जो लेवल 1, 2, 3 कहीं पे भी नहीं आती वो आ जाएगी लेवल 4 में, और इनको भी फुल एग्जाम्पशन है उसी में से। फुल एग्जाम्पशन किन से, AS3, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, पार्शियल 15, 19, 22, 26, 28, 29, ये सारे AS से इनको पार्शियल एग्जाम्पशन है और ऊपर वाले से फुल एग्जाम्पशन। तो ये थी हमारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी। अच्छा कॉर्पोरेट है तो चेक कर लो, 250 करोड़ से ऊपर वाली इंड AS, 250 करोड़ से कम और फिर भी कॉर्पोरेट है तो SME, नॉन SME, ठीक है। इनके अलावा नॉन कॉर्पोरेट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? डन। So with this we have come to an end of introduction to accounting standard. We have completed it in around 15 to 20 minutes. Okay, आई होप ये चैप्टर भी पूरा थियोरेटिकली मैंने रिवाइज करा दिया है, बस आपको एक बार क्विकली रिकैप कर लेना है। ओके चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ रिविजन।